दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की भूगोल विषय की पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय के भाग शक्ति संसाधन का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम शक्ति संसाधन क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार हैं, किन आधारों पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है और इनके दोनों प्रकार जैसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। उनमें हमने कोयले के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कोयला और पेट्रोलियम दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे जल विद्युत के बारे में। तो शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कोयला और पेट्रोलियम हमारे लिए कितना उपयोगी है। कोयला और पेट्रोलियम के बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट ऊर्जा संसाधन है तो भारत में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संसाधन है जल विद्युत। तो पहले बात करें जल विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है। तो परंपराओं से जल का जो प्रयोग है वो शक्ति संसाधन के रूप में किया जाता रहा है। प्रारंभ में जल से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पवन चक्रियों के द्वारा की जाती थी, किंतु 20वीं सदी में सीमेंट, डायनेमो और पोर्टलैंड सीमेंट, ये भी एक सीमेंट का प्रकार है, पोर्टलैंड सीमेंट, इनके द्वारा नदियों को बांधने की प्रक्रिया का आविष्कार ने जल विद्युत के विकास को तीव्रतर बना दिया। जल जो है आप सभी जानते हैं, जल एक अक्षयशील एवं नवीनीकरणीय संसाधन है। अक्षयशील यानी मैंने पहले भी आपको बताया, जो खत्म नहीं होता। तो ये एक अक्षयशील जो है संसाधन है जिससे उत्पन्न, इससे जब हम उत्पन्न करते हैं तो शक्ति प्रदूषण मुक्त होती है। इससे जो जल से जो शक्ति हम उत्पन्न करते हैं वो प्रदूषण मुक्त होती है, यानी कि जल से शक्ति उत्पन्न करने में प्रदूषण नहीं होता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए सदावाहिनी नदी में प्रचुर जल की राशि, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आप देखिए कि जल विद्युत कहाँ उत्पन्न की जाती है। इसके लिए आदर्श जो दशाएं होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए सदावाहिनी नदी में प्रचुर जल की राशि होनी चाहिए। ऐसी नदी जो हमेशा बहती रहती है ऐसी चाहिए, और जिसमें प्रचुर हो, जल की राशि भी कम ना हो, यानी जल कम ना हो, नदी मार्ग में ढाल हो, जल का तीव्र वेग हो, प्राकृतिक जल प्रपात का होना अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं। जल प्रपात यानी झरना, आप सभी ने देखा है ना, जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों से नीचे जल गिरता है वो जल प्रपात है। तो ये प्राकृतिक जल प्रपात का होना भी इसके लिए अनुकूल भौतिक दशाएं हैं। जहां जहां ऐसी दशाएं मिलेगी वहां वहां जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। ये ऐसी दशाएं कहाँ मिलती है, ये पर्वतीय एवं हिमानीकृत क्षेत्रों में पाई जाती है। जहां जहां पर्वत है और जहां हिमानीकृत क्षेत्र है, जहां से नदियां बहती है, क्योंकि हिमानीकृत क्षेत्रों से अगर नदियां बहेगी तो वो वर्ष भर बहती है, तो हमें सदावाहिनी नदी की ही जरूरत होती है जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए। तो पर्वतीय एवं हिमानीकृत क्षेत्रों में ये ऐसी दशाएं पाई जाती है, वहां पर जल विद्युत का उत्पादन होता है। अब बात करें इसके उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो इसका उत्पादन ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर सघन औद्योगिक विकास, वाणिज्यिक विकास एवं आवास क्षेत्र जैसे बाजार, पर्याप्त पूंजी निवेश, परिवहन के साधन, प्राविधिकी ज्ञान यानी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, तकनीकी ज्ञान एवं ऊर्जा के अन्य स्रोतों का अभाव, जहां इन सब चीजों का अभाव होगा वहां पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि ये जल विद्युत जो है बिल्कुल ऐसी जगहों पर हम उत्पादन करेंगे जहां पर वाणिज्यिक विकास एवं आवास क्षेत्र हो नहीं हो, जहां बाजार, पर्याप्त पूंजी निवेश, परिवहन के साधन, प्राविधिकी ज्ञान एवं अन्य ऊर्जा स्रोतों का जो है अभाव हो। तो जहां जहां इन सब चीजों का अभाव है वहां पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि जहां पर इन सभी चीजों का अभाव है, जहां पर जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, जब हमने इनका वितरण आपको बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था ये कहाँ कहाँ, मतलब मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में या कुछ कुछ जगहों पर ही ये मिलते हैं। तो बाकी जगह जहां पर इनका जो है भंडार नहीं पाया जाता तो वहां ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। तो वहां पर ये जल विद्युत बहुत ही, ऊर्जा संसाधन जो जल विद्युत ऊर्जा संसाधन है ये वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करें जल विद्युत का विकास कैसे हुआ, तो भारत में सन 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी। ये महत्वपूर्ण है बहुत ही, ये याद रखने योग्य बात है कि भारत में सबसे पहले कहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में हुई थी। इसके बाद कर्नाटक के शिव समुद्र में कावेरी नदी के जल प्रपात पर दूसरे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई। 1930 तक पश्चिमी घाट, भारत का पश्चिमी घाट, ये वाला आप देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये इधर है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट, ठीक है। तो 1930 तक पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु एवं कर्नाटक आदि राज्यों में कई जल विद्युत संयंत्र स्थापित हो चुके थे। 1947 तक भारत में 508 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाने लगी। 1947 यानी कि आजादी के समय तक भारत में 508 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाने लगी थी। तो आप समझ सकते हैं कि जल विद्युत का विकास कब से स्टार्ट हुआ है।
इसके पश्चात स्वतंत्र भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के तहत इस दिशा में सघन प्रयास किए गए। कई बहुउद्देशीय योजनाओं को संचालित किया गया। बहुउद्देशीय योजनाएं ऐसी योजनाएं जिनका एक उद्देश्य ना होकर बहुत सारे उद्देश्य हो, तो उनको कहते हैं बहुउद्देशीय योजनाएं। उनको संचालित किया गया ताकि विद्युत शक्ति का समुचित और शीघ्र विकास हो सके। अब ये देखिए, ये कुछ जल शक्ति की केंद्र है। इसमें देखिए आप, ये जो जो आपको दिख रही है ना ये लाइनें, ये सारी ये नदियां हैं। इन नदियों पर ही ये सारे जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। आगे वाले मानचित्रों में मैं आपको सारे जल विद्युत केंद्र बताऊंगी, कहाँ कहाँ पर जल शक्ति के ये केंद्र स्थापित किए गए हैं। वो इसमें आप देखिए सारी नदियां बताई गई है। ये नागार्जुन सागर है, ये यहाँ पर ये नदी एक बह रही है। ये देखिए यहाँ पर ये हीराकुंड बांध है, बनाया गया है। यहाँ पर भाखड़ा नांगल बांध है। तो ये सारे हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करें वितरण एवं मुख्य जल विद्युत की परियोजनाएं की। अब भारत में कौन कौन सी मुख्य जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले, उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है। तो नदियों पर बैराज बनाकर ऐसा उपाय करना जिससे सिंचाई के साथ साथ बिजली उत्पन्न करना, बाढ़ की रोकथाम करना, मिट्टी का कटाव रोकना, मछली पालन, नहर के निर्माण द्वारा यातायात की सुविधा बढ़ाना, पर्यटन उद्योग हेतु रमणीक स्थानों का निर्माण करना आदि अनेक लाभ एक ही समय एक साथ साथ लिए जा सके, तो ऐसी परियोजना को बहुमुखी, बहुधंडी या बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना सिंपल से शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, तो ऐसी योजनाएं जिनसे बहुत सारे लाभ प्राप्त किए जाते हैं, एक से अधिक लाभ प्राप्त किए जाते हैं और एक से कई अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जिन योजनाओं का निर्माण किया जाता है, उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में ऐसी मुख्य परियोजना का अध्ययन जल शक्ति के वितरण पर प्रकाश डालते हैं। तो ऐसी मुख्य विद्युत परियोजना का हम अध्ययन करेंगे। इसमें है पहली भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, ये सतलज नदी पर हिमालय क्षेत्र में विश्व के सर्वोच्च बांधों में से एक भाखड़ा बांध की ऊंचाई 225 मीटर है। ये सबसे जो है सर्वोच्च ऊंचे बांधों में से एक है ये भाखड़ा बांध, जो इसकी ऊंचाई जो है वो 225 मीटर है और ये सतलज नदी पर है, हिमालय क्षेत्र पर। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, जहां 4 शक्ति ग्रह बनाए गए हैं, एक भाखड़ा में, 2 गंगूवाल में और एक कोटला में स्थापित होकर ये 7 लाख किलोवाट जो है विद्युत उत्पादन कर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जितने भी उत्तरी राज्य है, फिर उसके बाद राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों के कृषि एवं उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। ये जो परियोजना है, इनका इन राज्यों में बहुत ही लाभ प्राप्त हुआ है। ये परियोजना इसका आप ये याद रखिए कि ये सबसे बड़ी परियोजना है भारत की, और ये हिमालय क्षेत्र में सतलज नदी पर बनाई गई है और भाखड़ा बांध की ऊंचाई 225 मीटर है और इससे इन राज्यों को लाभ प्राप्त होता है। अब बात करें दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना, तो वो है दामोदर घाटी परियोजना। यह परियोजना दामोदर नदी के भयंकर, दामोदर नदी जो है इसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये नदी बहुत ही भयंकर रूप से वहां पर बहती है बारिश के समय। वैसे तो वर्ष भर बहती है, लेकिन बारिश के समय इसका जो रूप होता है वो बहुत ही भयानक हो जाता है। इसमें इतनी पानी की आवक होती है कि वहां पर बहुत बाढ़ आती है इससे। तो दामोदर नदी के भयंकर बाढ़ से झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को बचाने के साथ साथ तिलैया, मैथन, कोनार और पंचेत पहाड़ी में बांध बनाया गया है इस नदी पर, और 1300 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न करने में यह सहायक है। इसका लाभ कहाँ मिलता है, तो इसका लाभ बिहार राज्य में, झारखंड में एवं पश्चिम बंगाल को प्राप्त होता है। और इस परियोजना के निगम द्वारा ताप विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। इस परियोजना जो निगम है वो ताप विद्युत का भी उत्पादन करता है। अब ये देखिए इस चित्र में, आपकी किताब में भी ये चित्र दिया गया है। ये देखिए, ये कलकत्ता है, यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी, और ये आप देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल, ये झारखंड, और ये दामोदर नदी बह रही है। दिख रहे हैं ना आपको, ये दामोदर नदी बह रही है। यहाँ पर ये बैराज बनाया गया है। तो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना का चित्र है। आगे हम इसे मानचित्र पर और अच्छे से मैं आपको बताऊंगी। तीसरी योजना है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना जो है ये बिहार की नदी है कोसी। इसे कोसी कोसी जो नदी है इसे बिहार का शोक कहा जाता है, जैसे दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी भी बिहार में जब बहती है वर्षा में, तो वर्षा में वहां पर बहुत ही भयंकर मात्रा में बाढ़ आती है, इसलिए इसे कोसी नदी को बिहार का शाप कहा जाता है, अभिशाप कहा जाता है। तो कोसी नदी पर हनुमान नगर नेपाल में बांध बनाकर 20,000 किलोवाट बिजली उत्पादन की जाती है। इसकी आधी बिजली नेपाल को तथा शेष बिहार को प्राप्त होती है। अब ये देखिए, आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये बिहार है और ये नेपाल है, और यहाँ पर ये देखिए ये नदी बह रही है, कोसी नदी ये लिख रखा है, और यहाँ पर ये बांध बनाया गया है। ठीक है,
अब अगली है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना जो है ये सोन की सहायक नदी रिहंद पर उत्तर प्रदेश में 934 मीटर लंबा बांध और कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर का निर्माण कर बिजली उत्पादन की जाती है। रिहंद परियोजना जो है सोन नदी पर है, उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पर 934 मीटर ये लंबा बांध बनाया गया है और एक कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर का भी निर्माण किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है। यहाँ की बिजली का उपयोग कहाँ होता है, तो रेणुकूट के एल्यूमिनियम उद्योग, चुर्क के सीमेंट उद्योग, मध्य भारत के रेल मार्गों को विद्युतीकरण तथा हजारों नलकूपों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगली है हीराकुंड योजना। ये हीराकुंड योजना जो है ये महानदी पर उड़ीसा में बनाई गई है और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। ये क्वेश्चन हमेशा बनता है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और ये 4801 मीटर जो है लंबा है और इससे 2.7 लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न की जाती है। उड़ीसा एवं आसपास के क्षेत्रों के कृषि एवं उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ये देखिए चित्र में ये दिखता है ना आपको, यहाँ पर ये बांध बनाया गया है। ठीक है, ये महानदी बह रही है, महानदी बह, यहाँ है महानदी, ये बंगाल की खाड़ी यहाँ पर, और ये हीराकुंड बांध यहाँ पर बनाया गया है उड़ीसा में। अब बात करें अगली चंबल घाटी परियोजना। चंबल नदी राजस्थान में बहती है और इस पर राजस्थान में इस नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। कोटा में स्थापित कर, कोटा वहां का एक जिला है, तो राजस्थान में कोटा में इन तीनों बांधों को बनाया गया है चंबल नदी पर और इससे 2 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है। ये राजस्थान एवं मध्य प्रदेश को इससे लाभ मिलता है। फिर अगली है तुंगभद्रा योजना। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर कर्नाटक में अवस्थित दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो वो है तुंगभद्रा परियोजना। कहाँ बनाई गई है, कृष्णा नदी पर बनाई गई है। कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है तुंगभद्रा, उस पर बनाई गई है। उस नदी के नाम पर ही इस परियोजना का नाम भी तुंगभद्रा परियोजना कहा गया है उसे, और ये कर्नाटक में है। और ये जो है कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के सहयोग से तैयार हुई है। इसकी बिजली उत्पादन जो क्षमता है वो 1 लाख किलोवाट है, जो सिंचाई के साथ साथ सैकड़ों छोटे बड़े उद्योगों को बिजली की आपूर्ति करती है। अगली है शारवती या शरावती नदी बोलते हैं उसे परियोजना। ये कर्नाटक में पश्चिमी घाट की शरावती नदी पर जोग प्रपात के पास 2160 मीटर लंबी एवं 62 मीटर ऊंचा बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 13 लाख किलोवाट करने की योजना है। इससे लाभान्वित जो राज्य है वो कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। तो ये थी कुछ 8 प्रमुख परियोजनाएं। अब इनको इस मैप पे आप देखिए, ये ब्लू कलर की जितनी भी आपको लाइन दिख रही है ये सारी नदियां हैं और ये रेड कलर के जितने बॉक्स है ये सारे यहाँ पर जो बांध बनाए गए हैं वो है। अब देखिए आप, ये दामोदर वैली है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करें भाखड़ा नांगल पर, भाखड़ा नांगल की, तो ये देखिए यहाँ पर ये सतलज नदी पर यहाँ पर भाखड़ा नांगल बांध है। ये तुंगभद्रा नदी, ये कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी, इसकी सहायक नदी तुंगभद्रा और इस पर यह तुंगभद्रा बांध बनाया गया है। ये गोदावरी नदी यहाँ बह रही है। फिर ये यहाँ पर देखिए राणा प्रताप सागर, ये कोटा बैराज, ये गांधी सागर, जवाहर सागर, ये यहाँ पर 3 बांध चंबल नदी पर राजस्थान में बनाए गए हैं। ये सोन नदी पर यहाँ पर रिहंद बांध बनाया गया है। तो ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण बांध है ये। इसमें और देखिए आप, ये हाइड्रो पावर प्लांट्स, जैसा कि इस मैप में देख सकते हैं, ये रेड कलर के जो गोले दिखाई दे रहे हैं ये सारे बांध है। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये यहाँ पर देखिए ये हीराकुंड बांध महानदी पर, ये यहाँ पर भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, ये टिहरी बांध, ये तुंगभद्रा बांध। ठीक है, ये तो हुई थी बात जल विद्युत की। अब हम बात करते हैं ताप शक्ति की। ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। ये जीवाश्म ईंधन भी कहे जाते हैं तथा समाप्य संसाधन है। ये जल विद्युत की भांति जो है प्रदूषण रहित नहीं है, अर्थात ताप शक्ति उत्पन्न करने में प्रदूषण होता है। भारत में 1997 तक ताप विद्युत का उत्पादन 64,000 मेगावाट हुआ था, जो 33.6 अरब यूनिट के बराबर था। 2004 तक बढ़कर यह इतना मेगावाट हो गया जो 467 मिलियन यूनिट के बराबर है। तो आप देख सकते हैं ताप शक्ति का जो उत्पादन है वो कितना ज्यादा हो रहा है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा देश का अधिकतर ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन कार्य होता है। तो ताप विद्युत जो शक्ति का उत्पादन है वो कार्य राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा किया जाता है। अब ये देखिए इसमें कुछ थर्मल पावर प्लांट, यानी ये कुछ थर्मल पावर प्लांट जिसमें बताए गए हैं। ये यहाँ जहां जहां ये निशान है वहां सभी ये इतने सारे ये सारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं।
अब हम बात करते हैं परमाणु शक्ति की। परमाणु शक्ति भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शक्ति है। जब उच्च अणुभार वाले परमाणु विखंडित होते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनोजाइट आदि ये आणविक खनिज है। भारत में मोनोजाइट केरल राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है। ये सारी परमाणु है और जो मोनोजाइट है ये केरल राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि केरल राज्य में कौन सा जो महत्वपूर्ण परमाणु में पाया जाता है, तो ये मोनोजाइट। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि के तटीय क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है। यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल है जो विभिन्न प्रकार की प्राचीन शैलों से प्राप्त किया जाता है। इनमें पिच ब्लेंड मुख्य है। ये एक चट्टान है, उसमें ये पाया जाता है, जिसमें 50 से 80% तक यूरेनियम पाया जाता है। अब बात करें भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार जो है वो झारखंड के जादूगोड़ा में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार कहाँ है, तो झारखंड राज्य के जादूगोड़ा में। ये एक जगह का नाम है जहाँ यह 97 किलोमीटर लंबी पट्टी में फैला है। मेघालय के जैंतिया पहाड़ी में, मेघालय जो है उत्तर पूर्वी राज्य है, वहाँ की जैंतिया पहाड़ियों में भी इसके पर्याप्त भंडार मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में भी यूरेनियम पाया जाता है। इल्मेनाइट का जो भंडार है, इल्मेनाइट भी एक खनिज है, इसका भंडार जो है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में स्थित है। ये खनिज भी समुद्र तटीय बालू में पाए जाते हैं। समुद्र तटीय जो बालू होती है ना, रेत, उसमें ये खनिज पाए जाते हैं। वेनेडियम झारखंड तथा उड़ीसा में मिलता है। ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं इन सभी चीजों के, तो ये आप ध्यान रखिएगा इसका। भारत में 1995 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्रथम आणविक रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था, तो 1995 में मुंबई के निकट तारापुर में, जिसका मुख्य उद्देश्य उद्योग एवं कृषि को बिजली प्रदान करना था। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख परमाणु विद्युत ग्रहों की, जहां पर ये परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो बात करते हैं, अभी तक जो है भारत में 6 परमाणु विद्युत ग्रह स्थापित हुए हैं। पहला है तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह, ये पहला है। यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह है, पूरी एशिया का, न केवल भारत, पूरी एशिया महाद्वीप का ये सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह है। यहाँ जल उबालने वाली 2 परमाणु भट्टियां हैं, जिसमें प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट से अधिक है। अब यहाँ यूरेनियम के स्थान पर थोरियम से प्लूटोनियम बनाकर विद्युत उत्पन्न की जा रही है, क्योंकि भारत थोरियम के भंडार में काफी समृद्ध है। दूसरा है राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत ग्रह। तो राणा प्रताप सागर जो परमाणु विद्युत ग्रह है, ये राजस्थान के कोटा में स्थापित है। राणा प्रताप सागर मैंने आपको बताया था, बांध, अभी हमने जब जल विद्युत परियोजनाएं पढ़ी थी, वही है ये। तो यह राजस्थान के कोटा में स्थापित है। ये चंबल नदी के किनारे है, जिससे जल प्राप्त होता है। यह बिजली घर कनाडा के सहयोग से बना है। ये जो बिजली घर बनाया गया है राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत ग्रह, ये कनाडा के सहयोग से बना है। कनाडा जो देश है वहां से। इसका उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट है। फिलहाल 235 मेगावाट की 2 नई इकाइयों की भी शुरुआत इसमें की गई है। तीसरा है कलपक्कम परमाणु विद्युत ग्रह। कलपक्कम परमाणु विद्युत ग्रह जो है ये तमिलनाडु में स्थित है और ये स्वदेशी प्रयास से बना है। जैसे इसमें हमने कनाडा का सहयोग लिया है, कनाडा देश का। कलपक्कम परमाणु विद्युत ग्रह में हमने किसी का सहयोग नहीं लिखा है, ये स्वदेशी प्रयास से बनाया है हमने। यहाँ 365 मेगावाट की 2 रिएक्टर क्रमशः 1983 और 1985 से कार्य करने शुरू कर दिए हैं। अब चौथा बात करें, नरोरा परमाणु विद्युत ग्रह। यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास स्थित है। यहाँ 235 मेगावाट क्षमता के 2 रिएक्टर हैं। पांचवा काकरापारा परमाणु विद्युत ग्रह, ये गुजरात में है और ये समुद्र के किनारे स्थित इस परमाणु विद्युत ग्रह में 1992 से विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ है। छठा है केगा परमाणु विद्युत ग्रह। यह कर्नाटक राज्य के जावरा जिला में स्थित है। और एक और है, सातवां कुडनकुलम परमाणु विद्युत ग्रह। यह परमाणु विद्युत ग्रह जो है, इसका निर्माण रूस के सहयोग से तमिलनाडु के तूतीकोरन बंदरगाह के निकट किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख जो थे, ये जो मैंने आपको बताया, ये कुछ प्रमुख परमाणु विद्युत ग्रह है। इनको आपको, अब तक हम सारे जितने भी परमाणु विद्युत ग्रह हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब उनकी लोकेशन हम देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ है। इस मानचित्र में आप सारे जितने भी परमाणु विद्युत ग्रह है, ये जिनकी बात हमने की थी, उन सबके बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ। और इस मैप में हम उन परमाणु विद्युत ग्रह की लोकेशन को देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ है। तो ये देखिए, ये है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये उत्तर प्रदेश में है। ये राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, ये राजस्थान में है। ये काकरा पाकर गुजरात में। ये तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, जो सबसे पहला एटॉमिक पावर स्टेशन था परमाणु विद्युत ग्रह, वो ये महाराष्ट्र में है। ये केगा
जो है वो यहाँ कर्नाटक में, ये मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु में, ये कुडनकुलम ये भी है जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो ये जो है ये 6-7 जो भी परमाणु विद्युत ग्रह है जो स्थापित किए गए हैं, ये भारत के सबसे इम्पोर्टेंट विद्युत ग्रह है। तो इस मैप में आप आसानी से इनको देख सकते हैं, ये कौन कौन से जिले में, कौन कौन से राज्य में है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।